तो एडवोकेट का जब आपने डिग्री लिया तो आप तो क्या रिएक्शन रहा आपके पेरेंट्स का, फादर का और आपकी फैमिली में जितने लोग हैं? देखिए, फादर तो मेरे जब मैं स्कूल टाइम पे ही था हमें छोड़कर चले गए। सबका हमेशा भरपूर सहयोग मिला है। का लोगों के बीच में रहता है और उनकी जानकारियां और उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश। एक्चुअली पढ़ाता था और टीचिंग भी करता था। मैं खुद IAS की तैयारी भी मैंने की। और वहाँ भी मुझे लग रहा है कि आपको प्रवक्ता का ही पद दिया गया। चौहान साहब, उस समय जैसा कि आपने कहा कि वो दौर था, तो वास्तव में वो एक क्रांतिकारी दौर था। पूरा आम आदमी पार्टी ने जितना नुकसान समाज का किया, इतना देश की किसी पार्टी ने नहीं। आपने एक पार्टी को छोड़ा तो क्या विकल्प के तौर पे आपने फिर से कांग्रेस को देखा कि भाई भाजपा ज्वाइन कर लो, और भी पार्टियों के आए, ठीक है ना, कांग्रेस से भी जो है संपर्क। लेकिन आज हमारे नेता राहुल गांधी वो केवल और केवल संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं और संविधान को पॉकेट में यहाँ हृदय से लगा के संविधान को। ये एक ऐसी पार्टी की सरकार चल रही है जिसने 2014 से लेकर 25 तक सबसे ज्यादा मंदिरों को तुड़वाया। काशी के अंदर चलिए, सबने देखा कि किस तरीके से अमेरिका का दबाव आया और आपने सीट पाया। जबकि देश के लोग ये मान के बैठे थे, इस बार हमें भी उम्मीदें थी कि भाई मोदी जी हैं, इस बार तो जो है गुलाम कश्मीर को लेके रहेंगे। आज भी तो वर्तमान प्रधानमंत्री ये कर सकते थे कि जब तक हमारे पास POK नहीं आ जाएगा तब तक हम अमेरिका की नहीं सुनेंगे। सच्चाई ये है, आप उनकी पैर की धूल बराबर हैं। यही प्रधानमंत्री हैं जो बिना बुलाए, जो उस समय के तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का जन्मदिन मनाने, केक काटने वहां लाहौर में उतर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ बुराड़ी क्षेत्र से एक छोटे से मोहल्ले से एडवोकेट नरेंद्र सोनी जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने कि एडवोकेट का डिग्री तो लिया और कहीं ना कहीं उनको लगा कि मैं जो है लोगों को न्याय दिलाने का काम करूँगा, क्योंकि उनको अक्सर मैंने सोशल मीडिया और उन पर देखा गया है कि हमेशा वो लोगों के पक्ष में रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी तकलीफ ना हो, उनको न्याय मिले। और हम जानेंगे एडवोकेट का एजुकेशन लिया और बाद में जो है नेता इसमें चले गए, नेता के करियर में चले गए और नेता के करियर में जाने के बाद आज दुनिया नहीं देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता का पद मिला है। तो मैं स्वागत करता हूं नरेंद्र सोनी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नरेंद्र जी, आप वैसे भी चर्चा में रहते हैं। आपने जब ये कैरियर शुरू किया, एक छोटा दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा से, एक छोटे से कॉलोनी से आप इतने यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक का जो सफ़र है आपके परिवार में और आपका जो एजुकेशन है, क्या वो पहले से कोई आपके परिवार में एडवोकेट, इंजीनियर कुछ इस तरह का था जो आपने एडवोकेट का कोर्स किया? कुछ तो सोचा हो? नहीं, मैं पहला ही हूँ अपने परिवार में, और मेरे परिवार में ज़्यादातर लोग जो है किसान हुए, कुछ अपना कारोबारी हुए जो अपना काम करते हैं। मेरे पिताजी स्वयं एक किसान थे यूपी के बागपत ज़िले में, और वहाँ से शुरुआती पढ़ाई हमने वहीं की। उसके बाद दिल्ली आ गए, फिर दिल्ली में पढ़ाई की, यहीं से ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर्स किया और उसके बाद लॉ किया, B.Ed भी मैंने किया हुआ है। अच्छा जी। तो एडवोकेट का जब आपने डिग्री लिया तो आपके घर में तो बहुत अच्छी खुशियाँ आई होंगी। भाई, किसान का एक छोटा सा जो है किसान होता है, किसान की फैमिली में कोई एक अच्छे पद पे आता है तो बहुत खुशियाँ मनाई होंगी। लेकिन जब आपने अपने लाइफ में एक टर्न दे दिया कि आप सोशल में आ गए, लोगों की भलाई करेंगे, लोगों के क्षेत्र में चले गए, तो क्या रिएक्शन रहा आपके पेरेंट्स का, फादर का और आपकी फैमिली में जितने लोग हैं? देखिए, फादर तो मेरे जब मैं स्कूल टाइम पे ही था, 11th या 12th क्लास में था, तभी फादर मेरे हमें छोड़कर चले गए। और लेकिन बाकी जो फैमिली में मेरे ब्रदर्स हैं, मम्मी हैं, सबका हमेशा भरपूर सहयोग मिला है। और किसी ने कभी मेरे को किसी भी, क्योंकि उनको भरोसा है कि भाई हमारा बेटा, हमारा भाई जो है जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, तो कभी गलत टाइप की संगत में हमने मतलब नहीं था जाने का। तो जो किया समाज के लिए किया। शुरुआत से ही
कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से ही जो है एक लीडरशिप रही, हमेशा हर चीज़ में आगे रहे, शुरू से आगे रहे, स्पोर्ट्स में भी आगे रहे। तो वहाँ से भी आपके पेरेंट्स ने भी देखा होगा कि भाई ये तो हमेशा लोगों के बीच में रहता है और उनकी जानकारियाँ और उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की सोचता है, कहीं ना कहीं ये तो रहा होगा। चौहान साहब, मैं एक्चुअली पढ़ाता था अच्छा। और टीचिंग भी करता था। मैं खुद आईएएस की तैयारी भी मैंने की और आईएएस का प्रीलियम एग्ज़ाम भी मैंने पास किया था। और लेकिन उसके बाद समाज सेवा में उतर गए और इतने खो गए यहाँ पे कि उसके बाद वापस मुड़ने का समय नहीं मिला और वापस मुड़ने का सोचा भी नहीं फिर, तो समाज सेवा में इतने ज़्यादा चले गए। लेकिन मैं पढ़ाता था। हाँ, मैं टीचर था, बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट था, बहुत अच्छा चलता था। लगता था कि लोग भी एजुकेटेड रहे और कुछ कर पाए। जी। और मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे जो है आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं, इस बात की खुशी भी होती है। बहुत अच्छी खबर है ये कि भाई आपने इतनी अच्छी एजुकेशन दी है कि लोग आज अच्छे अच्छे पद पे हैं। सुनील जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपने एक टर्न लिया, एडवोकेट से टर्न लिया कि भाई मैं लीडरशिप में जाऊँगा, और वो लीडरशिप ने एक ऐसा टर्न लिया कि आप लोग शायद आम आदमी पार्टी में, वो एक दौर था, एक मंजर था जब वो पूरे देश में हवा चला था। तो वहाँ जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी ने भारत माता की जय का घोष किया है तो वो नरेंद्र सोनी जी है। क्यों, वो अक्सर देखे गए हैं सोशल मीडिया पे कि भाई भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो वो जो दौर था वो कैसे वहाँ पर गए और कैसे उस दौर में शामिल हो गए, और वहाँ भी मुझे लग रहा है कि आपको प्रवक्ता का ही पद दिया गया था। जी। चौहान साहब, उस समय जैसा कि आपने कहा कि वो दौर था, तो वास्तव में वो एक क्रांतिकारी दौर था और पूरा देश का माहौल जो है, मैं समझता हूँ कि अन्ना आंदोलन जब हुआ तो पूरा देश का माहौल देशभक्ति से, और सबको ऐसा लग रहा था कि भाई पता नहीं कैसे गलत लोगों की सरकार है, इसको बदलना पड़ेगा, अब अच्छे लोग आए हैं। तो उसी माहौल में हम भी रम गए, उसी माहौल में हम सारे लोग चले गए और वहाँ जाके आंदोलन किया। आंदोलन में बहुत ज़्यादा सक्रियता से, बिल्कुल जो फ्रंट लाइन होती है वहाँ पे रह करके लड़ाई लड़ी। अच्छा। जेल भी गए। अच्छा। आंदोलन करते हुए। मतलब आप लोग एकदम बिल्कुल वो थे जो एकदम फ्रंट में थे, मतलब शुरुआत से आप लोग थे वहाँ पे? बिल्कुल शुरुआत से थे। तो उस समय मैं एडवोकेट नहीं था, उस समय आईएएस की प्रिपरेशन किया करता था। अच्छा। और मुखर्जी नगर में। अच्छा जी। और वहीं से जो है आंदोलन में गए। उसके बाद आंदोलन करते हुए बहुत बार अरेस्ट भी हुए, डिटेन भी हुए। अच्छा। तिहाड़ भी जाना पड़ा। एक हफ्ता तिहाड़ में भी रहे। अच्छा, वो उसका भी दौर में जो सभी लोगों को स्टैंड किया था। जी 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 जी। तो वहाँ से वो जो दौर शुरू हुआ, फिर आप लोगों ने सरकार बना लिया, आम आदमी की सरकार बना ली। फिर वो उस 49 दिन का दौर भी सभी ने देखा है, 49 दिन का था। उसके बाद फिर जो आप बढ़े, फिर इस क्षेत्र के विकास के लिए आपको एक पद दिया गया प्रवक्ता। तो क्या उस पद से आप सेटिस्फाइड नहीं हुए? आपको क्यों ऐसा लगने लगा कि इस पार्टी में हर कोई भ्रष्ट घुस गया है, भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत ज्यादा? देखिए, क्या है ना कि ये काफी अंदर तक जाके देखा। मैंने कहा ना, हम लोग तो फ्रंट लाइन वाले जो है वॉलंटियर थे, कार्यकर्ता थे, आंदोलनकारी थे। तो काफी अंदर तक जाके देखा तो समझ में आया कि लोगों के, वो होता ना, एक कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। अच्छा। तो वो हमें नजर आया। ये बात जो है बाद में समझ में आया। बाद में समझ में आया, कुछ चीजें अनुभव से आती है ना। हाँ बिल्कुल। तो काफी समय से, काफी सालों से बड़ी बेचैनी लग रही थी कि जिस कोज को लेकर के पार्टी बनी, जिस कोज को लेकर के ये पूरा आंदोलन खड़ा हुआ था, ऐसा लगा कि जैसे वो बहुत पीछे छूट गया, बहुत पीछे छूट गया और समाज को न्याय मिल नहीं रहा है, बल्कि और गर्त स्थिति की तरफ जा रहा है देश, समाज। इस बात का एहसास आपको कब से होने लग गया? काफी सालों से हो रहा था। लेकिन चूंकि देखिए, जब आप किसी एक संगठन में होते हैं तो संगठन की एक मर्यादा होती है जी, कि आप बाहरी सामाजिक प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी बातें नहीं बोल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसलिए बहुत सारी चीजों को चुप रहना पड़ता था, और जब चुप रहना पड़ता था तो घुटन भी होती थी।
घुटन भी होती यार गलत हो रहा है देख रहे हैं लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि हम एक संगठन की मर्यादा में बंधे हुए हैं। वैसे भी आपको जो है भारत का वो था कि भाई हम भारतीय हैं और भारत से बहुत प्यार करते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपको ग्लानि फील होता था कि भाई इस पार्टी में उस तरह का जो चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। नरेंद्र जी, जब आप इस पार्टी में आए और जब पार्टी ने सरकार बनाई और उस समय आपको बहुत अच्छा लगा, बाद में आपको इसमें भ्रष्टाचार नजर आने लग गया, तो क्या आप एक पद पे रह के, बड़े पद पे रह के उस भ्रष्टाचार को लिए कुछ ऐसा नहीं कर पाए जिसकी वजह से आपको पार्टी छोड़नी पड़ी? क्या कारण था पार्टी छोड़ने का? देखिए, पार्टी छोड़ने के बहुत सारे कारण रहे, कई सारे कारण रहे। कारण पहला तो ये कि आपने केवल दिल्ली के लोगों को बिजली और पानी में उलझा के छोड़ दिया, जबकि दिल्ली के लोगों ने आपको बिजली पानी के लिए, सिर्फ बिजली पानी के लिए नहीं चुना था। आप तो मतलब दिल्ली की तस्वीर बदलने वाले थे। आपको 12 साल अवसर दिया दिल्ली के लोगों ने। 12 साल में तो आप बहुत कुछ कर सकते थे। 12 साल में तो कोई अगर बाहर गांव से दिल्ली में आए तो उसको देख के लगना चाहिए था कि दिल्ली कितना बदल गई है, लेकिन दिल्ली नहीं बदली साहब। आप, मैं कहता हूं, आप पूरी दिल्ली छोड़ दीजिए, आप केवल बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र को घूम लीजिए और आप देखेंगे कि हालात जस के तस बने हुए हैं, बल्कि और बदतर हो गए हैं। मुख्य मार्ग चले जाइए, किसी कॉलोनी में चले जाइए, सब गड्ढे नालियां भरी पड़ी हैं, गंदगियों से पटी पड़ी हैं कॉलोनियों के मुख्य द्वारों पर कूड़े के ढेर लगाए हुए हैं। अस्पताल में आए दिन खराब व्यवस्था फैली हुई होती है। आप देखते हैं पिछले दिनों एक बहुत बड़ा विवाद भी अस्पताल के अंदर हुआ था, जो बुराड़ी का अस्पताल है। इसके अलावा जितने क्लिनिक खोले गए थे वो सारे बंद पड़े हुए हैं, कोई चालू नहीं है। और यहाँ तक कि वादा किया था वाईफाई लगाएंगे, बाद में पता चला वाईफाई उतार के ले गए, वो किसी कंपनी से किराए पे लेके लगाए थे, बताइए। तो ऐसी पॉलिसी ये सरकार लेकर के आई जिसको हमने महसूस किया और अपनी आंखों से स्वयं प्रत्यक्ष देखा कि किस तरीके से लोगों की आंखों में धूल झोंका जाता है। अच्छा जी, तो वहाँ से क्या आपको कैसी, मतलब आपको क्या लगता है कि वहाँ पे आपको ऐसी फीलिंग होने लग गई कि यार ये पार्टी सही नहीं है, ये काम अच्छा नहीं कर रहा है? क्या इस तरह की फीलिंग आने लग गई थी? क्या आपको कोई ऐसा दोषी लग रहा था कि नहीं ये बहुत अट्रैक्ट है और ये जो है गलत काम करने में ही सबसे ज्यादा रहता है, आगे रहता है? देखिए, क्या हुआ कि पहले जो इस सरकार के जो पहले 5 साल थे, वास्तव में उसमें कुछ काम हुए। आज भी मैं कह रहा हूँ उसमें कुछ काम हुए और उसी के बदौलत जनता में विश्वास और बढ़ा, ठीक है ना, और बढ़ा। हमें भी लगा उसमें बेसिक काम किए गए, बिजली, पानी, थोड़ा बहुत शिक्षा पे जो है नई चीज़ें लाने की कोशिश हुई, स्वास्थ्य पे भी कुछ नई चीज़ें लाने की कोशिश हुई। लेकिन उसके बाद केवल और केवल सारे मंत्री, सारी सरकार केवल घोटालों में व्यस्त हो गई। जो दोबारा जब सरकार बनी उसके बाद तो सब घोटालों में व्यस्त हो गए, लोकल विधायक से लेकर के और ऊपर मंत्री, मुख्यमंत्री तक, सब पे केवल मुकदमे में ही घूम रहे हैं। सब पे मुकदमे लगे हुए हैं। और हालांकि हमने भी कहा कि भाई केंद्र सरकार जो है अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, हम भी मानते थे ऐसा और करती भी है, आज भी मानते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भैया अगर आग नहीं होगी तो धुआं कहां से उठेगा, बताइए, है कि नहीं? दूसरी बात, अगर आप इतने ईमानदार थे तो फिर आपने बीते 5 सालों में एक चवन्नी का काम नहीं किया, कहीं कुछ नहीं किया। दिल्ली बर्बाद हो गई पूरे तरीके से। हमें बड़ा अच्छे तरीके से याद है कि बड़ा मतलब जोर शोर से कहा जाता था कि आपके जो मुखिया थे इस पार्टी के, कहते थे कि भाई हम ईमानदार सरकार बनाएंगे और ईमानदारी से हम काम करेंगे। और उन्होंने एक बड़ा अच्छा नारा दिया था कि मेरी सरकार आने के बाद इस पति पत्नी का नाम लिया था। हमें बड़ा अच्छे से याद है कि उन्होंने कई जगह पे जब कैंपेनिंग किया था तो उन्होंने शीला दीक्षित की सरकार थी उस समय और भाजपा एमसीडी में थी, तो इन्होंने कुछ नारे इस तरह से दिए थे कि भाई पति पत्नी को हम जेल भेजेंगे, बहुत करप्शन है, हम आएंगे, अच्छा सरकार देंगे, अच्छी। तो कहीं ना कहीं ये तो उल्टा ही हो गया, जेल खुद को जाना पड़ा और वो सब कहीं ना कहीं बाहर। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और इस दौरान चौहान साहब, आप विश्वास करेंगे कि
हम इन दिनों काफ़ी दिल्ली के देश के जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई और समझ में ये आया, सारा कुछ समझने के बाद, कि वो एक इमोशंस में बह गए लोग उस समय। अच्छा। जो वो आंदोलन हुआ, लेकिन वास्तविकता ये थी, वो एक सोची समझी प्लानिंग थी कांग्रेस को खत्म करने की। अच्छा। सोची समझी प्लानिंग थी। सोची समझी प्लानिंग। जी बिल्कुल। कांग्रेस को किस तरह खत्म किया जाए, उसके पीछे बीजेपी आरएसएस का हाथ था। अच्छा। और आरएसएस के लोगों ने आंदोलन खड़ा करवाया और उस आंदोलन के जरिए कांग्रेस को हाशिए पर धकेलने की कोशिश की गई, जिसमें कुछ हद तक कामयाब भी हुए। कांग्रेस की सरकार गई और भाजपा की सरकार आ गई। दिल्ली में आम आदमी की सरकार आ गई, यहाँ से भी कांग्रेस चली गई। तो कांग्रेस पार्टी फिर बाद में समझ में आया कि पूरे देश का निर्माण हो, दिल्ली का निर्माण हो, सब कुछ तो कांग्रेस ने किया है भाई, काम तो कांग्रेस ने किया। आज दिल्ली में हम जितने स्कूल देख रहे हैं, जितने अस्पताल देख रहे हैं, जितने फ्लाईओवर्स देख रहे हैं, मेट्रो देख रहे हैं, जितनी डिस्पेंसरी देख रहे हैं, जितनी आंगनवाड़ी की व्यवस्था देख रहे हैं, यहाँ तक कि लोकल RWA को, जिसको हम कहते हैं लोकतंत्र में शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, तो वो असल तौर पे विकेंद्रीकरण का काम किया। लोकतंत्र को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने। ये आप मानते हैं? बिल्कुल, ये आप मानते हैं। मैं इस पे आऊंगा, अभी मैं इस पे आऊंगा। कांग्रेस पार्टी ने मतलब दिल्ली में एक सेल बनाया था, भागीदारी सेल। तब हमें मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं कि तब हमें इतनी राजनीतिक परिपक्वता नहीं थी जी। जब उस समय जब शीला सरकार थी। बिल्कुल। है ना। लेकिन तब हम लोग भी, जैसे पूरी दिल्ली को समझ में आया कि ये लोग चोर हैं और इस तरीके से बताया गया और सारा, हम लोग भी भावना में सब आए झांसे में, हम भी आए, हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं। तो उस समय आप भी तो नए थे, आपने भी राजनीति का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो फिर ये चोरी करना और भ्रष्टाचारी जो है एकदम से कैसे आ गया, कहाँ से एकदम से आ गया? अगर आप बुराड़ी विधानसभा की बात करें। नहीं, एकदम से नहीं आया, वो अपना हिसाब से ठीक आए। ठीक है, वो हमें पता नहीं था बस। अच्छा। हम लोग झांसे में थे, हम लोग नींद में थे, हम बेहोशी में चल रहे थे। समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो भी तो कहीं ना कहीं जो आपके नुमाइंदे थे, जो आपके आप लोग जब फ्रंट में थे, तो वो भी तो कहीं ना कहीं नए थे, नए विधायक, नए सब कुछ, और फिर भी उसके बाद भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला जो है सामने आ गया। लेकिन वो लोग मुंह से कहते थे ना, हम तो युवा थे। हमारी उम्र कितनी थी? 24-25 साल। कितनी परिपक्वता होती है बताइए? अब से 12-13 साल पहले हमारे अंदर कितनी परिपक्वता थी? नहीं थी। और राजनीतिक तौर पे तो बिल्कुल नहीं थी, जीरो थी। तो उसका लेकिन वो तो परिपक्व लोग थे, उन्हें तो पता था। उसका कहीं फायदा उठाया गया, मतलब कहीं ना कहीं उठाया, लोगों के इमोशंस के साथ खेला। और मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी ने जितना नुकसान समाज का किया, इतना देश की किसी पार्टी ने नहीं किया। शायद आज हाशिए पे है। हाँ, कहीं ना कहीं आज उसी वजह से बिल्कुल हाशिए पे है कि आम आदमी पार्टी का बिल्कुल दिल्ली से आप किसी नए पॉलिटिशियन पे कोई भरोसा नहीं करता। भरोसा नहीं करते। तो सबको पता है यार, ये भी ऐसे ही निकलेगा। सवाल ये है नंदसोनी जी कि जब आपने एक पार्टी को छोड़ा, तो क्या विकल्प के तौर पे आपने फिर से कांग्रेस को देखा, कांग्रेस ज्वाइन किया? ऐसा क्यों लगा कि आपको कांग्रेस ज्वाइन करना चाहिए? देखिए, हमारे पास चौहान साहब भाजपा के प्रतिनिधि भी आए कि भाई भाजपा ज्वाइन कर लो, और भी पार्टियों के आए, ठीक है ना, कांग्रेस से भी जो है संपर्क थे। लेकिन हमारा मानना, जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो हम लोग, जो संविधान की बात है, जो संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यदि उस परिभाषा को कोई ठीक प्रकार से लेकर चलने वाली पार्टी है, तो मैं समझता हूं, हमें लगा कि कांग्रेस पार्टी है। उस आपको लगा कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल। तो और कांग्रेस ने काम भी किया है। कांग्रेस ने शुरू से लेकर आज तक जितना देश निर्माण हुआ, ये तो आज आए हैं। ये इनको लगता है कि देश आज़ाद हुआ 2014 में, और तब से लेके अब तक हमने सारा देश को जो है दुनिया की चौथी इकॉनमी हमने ही बना दिया 10 सालों में। इनको ऐसा लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस देश को बनाने के लिए कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, ये तो हर कोई मानता है और सब जानते भी हैं कि कितना कुछ हुआ है। गलत लोग भी हुए, ऐसा नहीं है, सब हुए हैं। अच्छा ठीक है, ये मैं मानता हूँ। एक चीज ये बताइए, मुझे ये समझ में नहीं आया, बुराड़ी में और भी कदावर नेता है, कांग्रेस की तरफ से भी है, आपने ऐसा क्या चक्र घुमाया जो आप सीधा
प्रवक्ता के तो प्रदेश प्रवक्ता चुने गए? ऐसा क्या खासियत था नरेंद्र सोनी में? ऐसा क्या खासियत था जो सीधा प्रदेश प्रवक्ता का पद लेके बैठ गए? नहीं देखिए, नरेंद्र सोनी में तो कोई जो है, मैं भी आम इंसान हूँ, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा खास बात हो ऐसी कोई बात नहीं है, आप ही की तरह नॉर्मल बाकी लोगों की तरह। बात सिर्फ ये है कि मैं समाज की बात जब वहाँ था प्रवक्ता तो वहाँ भी पूरी ईमानदारी के साथ उठाता था। भारत जय, भारत की जय, ये तो नारा तो लगता है। हमने हमेशा देखिए, हमारे लिए हम उस आइडियोलॉजी के लोग हैं जिसमें पहले देश आता है और अंत में भी देश आता है। आपका ये देखा गया, हमेशा देखा गया कि आप भारत से बहुत प्यार करते हैं, और उसमें भी आर्मी के तौर पे अगर देखा जाए तो मैंने आपके कई सोशल हैंडल पे देखा है कि भाई बड़ा अच्छे से आपने उसको सजोया है, मैसेज दिया है कि जो भारत की रक्षा करता है और उनके प्रति जो आपका स्नेह भाव है, जो भारत से लगाव है, ये लगाव को कन्वर्ट करने के लिए आखिर कांग्रेस में मुझे लगता है थोड़ा आपको कांग्रेस का डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि 70 साल राज करने पे कांग्रेस ने केवल मस्जिदें बनाई। ये और बात है कि आपने कांग्रेस ज्वाइन किया है, लेकिन कांग्रेस पे कहीं ना कहीं तो उंगलियां उठती है। 70 साल राज करने पे उन्होंने क्या किया? सिर्फ वक्फ बोर्ड कानून बनाया और क्या किया? मस्जिदें बनाई। अब दूसरी पार्टी आती है, दूसरी पार्टी हिंदुइज्म की है ना? तो ये जो दोनों पार्टियां हैं डिफाइन करती है अपने आप को कि मैं भाई टीकाधारी हूं और तुम जो है सकल लोग हो, इस तरह से डिफाइन करता है। और आपका बीच में सबसे बड़ा सवाल कि आपका बीच में भारत से स्नेह, भारत का स्नेह, वो कांग्रेस को कैसे हजम हो गई? उसको कांग्रेस को कैसे आपने हजम कर लिया? कांग्रेस ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया? देखिए चौहान साहब, आपने जो कहा ना कि कांग्रेस ने मस्जिदें बनाई, तो ये एंगल, ये आरएसएस बात करता है इस तरह की। अच्छा। ये बीजेपी के वो लोग जो देश को अखंड देखना नहीं चाहते, आपको भी लगता है? जो खंड खंड करने की कोशिश करते हैं देश को, वो इस तरह की भाषा बोलते हैं। उनको जो है आपने बहुत सुना होगा ऐसे बोलते हुए, है ना? लेकिन कांग्रेस पार्टी केवल और केवल भारत के संविधान की भाषा बोलती है। आज हमारे नेता राहुल गांधी, वो केवल और केवल संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं और संविधान को पॉकेट में यहाँ हृदय से लगा के संविधान को चलते हैं पूरे देश के अंदर। दूसरी बात जो आपने कही उसका भी जवाब दे देता हूँ। दूसरी आपने कही, दूसरी हिंदुइज्म की पार्टी है जो 2014 से सरकार चला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो हिंदुइज्म की पार्टी नहीं है। उन्होंने सबसे ज्यादा बेरोजगार किया हिंदुओं को। जी, ये एक ऐसी पार्टी की सरकार चल रही है जिसने 2014 से लेकर 25 तक सबसे ज्यादा मंदिरों को तुड़वाया। काशी के अंदर चलिए, कॉरिडोर बनाने के नाम पर इतने प्राचीन मंदिरों को गिराया गया, और इस पे जो है शंकराचार्य जी का बयान भी आया। उन्होंने कहा भी, खुल के कहा कि जो है भाजपा ने, मोदी जी ने जो है हजारों मंदिरों को गिरा दिया गया, जो हजारों साल पुराने मंदिर थे, मठ थे। तो उनका तो नाम आ रहा है कि भाई मंदिरों पे बनवाए। खैर, उनकी ये दो पार्टियों का एनओडी है, वो कोई मस्जिद बनवाता है तो कोई मंदिर बनवाता है। फिलहाल हम आते हैं आपके पास। आप जो है, एक बड़ा फनी सा सवाल है कि जब भी आपको लगता है कि शोर हो रहा है तो आप पहाड़ों की तरफ रुख कर लेते हैं। ये क्या है? ये क्या मामला है? जब भी आपको लगता है कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, वो शोर क्या है? क्या लोगों ने आपको पूछना शुरू कर दिया है कि आप यहाँ कैसे आ गए और क्यों नहीं हो रहा है? तो वो शोर क्या है जिसकी वजह से आप पहाड़ों की तरफ रुख कर देते हैं? नहीं, देखिए, मेरे को लगता है कि सबसे जो टफ लाइफ होती है वो या तो जो सीमा पे बैठा भारत का सैनिक या सोल्जर है, सबसे अधिक टफ लाइफ उसकी होती है जी। और मैं समझता हूँ सेकंड नंबर पे वो पॉलिटिशियन की होती है। उसको शायद अपने लिए भी समय नहीं मिल पाता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा चारों तरफ से इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, और हम तो उठाते ही रहते हैं प्रतिदिन, आप देखते हैं। तो जब इन सारी चीज़ों से कभी कभी, हम भी इंसान हैं, जब कभी कभी यहाँ तक ऊपर तक भर जाते हैं तो निकल जाते हैं, और फिर जाके पहाड़ों से तो प्रेरणा मिलती है ना। मैंने लिखा भी है उसमें
कि पहाड़ हमें प्रेरणा देते हैं कि वो हजारों साल से किस तरह शांत खड़े होके ऐसे हमको देख रहे हैं, शांत खड़े होके देख रहे हैं। और उन पहाड़ों ने हमारे जैसी हजारों लाखों पीढ़ियों को अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक देखा है, शांति से देखा है, और हम बेचैन हो जाते हैं थोड़ी सी परेशानी में। लोग भी देख रहे हैं कि देखिए सोनी जी कैसे अगर परेशान हो गए तो थोड़ा पहाड़ों पे घूमने जा रहे हैं। नहीं, परेशान नहीं होते, अपने आप कह सकते हैं अपने आप को रिचार्ज करने के लिए जाते हैं। ठीक है, होना चाहिए, आदमी को फ्रेश होना चाहिए, जब लगता है तो इस तरह से होना चाहिए। आप मुझे ये जवाब दीजिए कि जब आपको लगता है कि आप कांग्रेस में जब ज्वाइन किया, आपने कांग्रेस में प्रवक्ता बने, तो प्रवक्ता बनने के बाद आपको क्यों नहीं ऐसा लगा कांग्रेस और बीजेपी दोनों की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। मुझे इस भाषा में समझा दीजिए कि जो कांग्रेस में, कांग्रेस केवल मुस्लिम तो है नहीं, वहाँ तो हिंदू भी है, बहुत ज़्यादा हिंदू है, और इसमें कम है उसमें, और हिंदुइज्म ज़्यादा है, तो दोनों ने अपने आप को डिवाइड कर दिया है कि मैं सबके को देखता हूँ और ये उसको देखता हूँ। तो क्या कांग्रेस में जितने हिंदू हैं, क्या वो बीरबल का काम करते हैं? किसका? बीरबल का काम करते हैं? आला कमान का हुक्म मानते हैं। अकबर और बीरबल का कहानी भाई, वो अकबर ने जिलेलाही ने आवाज दे दी और जो है बीरबल ने उसको सुझाव दे दिया। वो इधर होता है, दूसरी तरफ होता है। लेकिन यहाँ तो ये आपको सामने दिख रहा है कि भाई कांग्रेस में बहुत सारे हिंदू हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदू नहीं है, इसमें बहुत हिंदू है। तो उस हिंदू का डिफाइन कर दीजिए कि क्या वो सच में बीरबल की तरह काम करते हैं, क्यों ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। देखिए, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में जितने भी लोग हैं वो हिंदू मुसलमान होने से पहले हिंदुस्तानी हैं, सारे लोग, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी भारत की है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी संविधान की है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी देश की है। कांग्रेस की वो आइडियोलॉजी है जिसने देश को अखंड भारत बनाने के लिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किए, नहीं किए, सारी दुनिया ने देखा। और ये दूसरी पार्टी वो सरकार चला रही है कि सामने आएंगे तो बड़बोलेपन में बहुत कुछ बोलेंगे, और जैसी आफत आएगी वैसे पता नहीं कहाँ छुप जाते हैं, वो तब गायब हो जाते हैं पूरे तरीके से, तब वो किसी को कोई बयान नहीं देते। और उधर होता क्या है, आपने सबने देखा कि किस तरीके से अमेरिका का दबाव आया और आपने सीज फायर कर दिया, जबकि देश के लोग ये मान के बैठे थे। इस बार हमें भी उम्मीदें थी कि भाई मोदी जी हैं, इस बार तो जो है गुलाम कश्मीर को लेके रहेंगे, तो कहीं ना कहीं सनातनी आपके अंदर जो है जागा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं यही तो देखना चाह रहा हूँ, आप कांग्रेस में हैं, हाँ, फिर भी पाकिस्तान से नफरत करते हैं। नहीं, उन पाकिस्तान आतंकी देश है, इसको तो मतलब खुले मंच पे पूरी दुनिया में जो है हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही है। और जो हम कर सकते थे, जो वर्तमान सरकार बदला ले सकती थी, जो निर्मम हत्याएं पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने की भारत के अंदर आकर, सवाल खड़ा होता है ये आतंकवादी भारत में आए कैसे, बहुत बड़ी बात है। नहीं ठीक है, इससे पहले भी तो कांग्रेस थी, बीजेपी से पहले तो कांग्रेस थी, तब भी तो आतंकवादी आते थे, कहाँ कंट्रोल हुआ था। लेकिन आप जो है एक सनातन धर्म को अपने दिल में सजोए बैठे हैं और आप कांग्रेस में ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर वहां से भी वही नफरत देखते हैं, नफरत की दिशा देखते हैं कि भाई पाकिस्तान से नफरत करते हैं, भारत माता की जय बोलो वरना तुम नहीं हो। तो क्या उस पार्टी में आप कैसे एडजस्ट करते हैं अपने आप को? मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसकी मुखिया ने पाकिस्तान के कभी 2 टुकड़े करवा दिए थे। ये पूरी दुनिया जानती है इस बात को। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। मुखिया कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। और आज देश के लोग श्रीमती इंदिरा गांधी जी को क्यों याद कर रहे हैं? इसलिए याद कर रहे हैं कि आज हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने वो जज्बा नहीं दिखाया, वो हिम्मत नहीं दिखाई जो उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिखाई थी, जबकि उस समय हम उतने सक्षम नहीं थे। आजादी, नई आजादी मिली थी, है ना, 24-25 साल आजादी को हुए थे, और दूसरी तरफ अब तो हम कितने सक्षम हैं। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हाँ, था इंदिरा गांधी का। जी बिल्कुल। और वो उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन, उससे मिलना बंद कर दिया था, उससे बात करना बंद कर दिया था इंदिरा गांधी ने कि जब तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं हो जाएंगे तब तक मैं अमेरिका से बात नहीं करूंगी।
और किया। आज भी तो वर्तमान प्रधानमंत्री ये कर सकते थे कि जब तक हमारे पास पीओके नहीं आ जाएगा तब तक हम अमेरिका की नहीं सुनेंगे, कर सकते थे। और अच्छा ये समय था, उन्होंने पहल की थी, पाकिस्तान ने पहल किसने की? पाकिस्तान ने। कायराना हरकत पाकिस्तान ने की। तो अब हमें जब बदला लेना था तो हालांकि हमारी सेना ने पूरा जज्बा दिखाया और हमारी सेना ने जितना कर सकते थे उससे अधिक हमला करके उनका नुकसान भी किया पाकिस्तान का, और सेना और ज्यादा करना चाहती थी। लेकिन जो कमांडर हैं प्रधानमंत्री जी, उधर से अमेरिका की तरफ से एक घुड़की आती है कि भाई साहब शांत हो जाते हैं। तो ये चीजें तब इंदिरा गांधी लोगों को याद आती है। ये कहीं ना कहीं पार्शलिटी दिखा। मैं वही कह रहा हूं, ये तभी ना इंदिरा गांधी याद आती है लोगों को। आप देखिए, आप कितनी भी गाली दे लीजिए, आप को किसी चीज में नाकामयाब हो जाते हैं, आप नेहरू को गालियां देने लगते हैं, आप मैडम इंदिरा गांधी जी को गाली देने लगते हैं, लेकिन आप उनकी सच्चाई ये है, आप उनकी पैर की धूल बराबर भी नहीं है। क्योंकि उन्होंने उस समय में, नेहरू जी ने उस समय में देश को बनाया जिस समय देश पूरा एकदम नया नया भारत आजाद हुआ। देश के अंदर इतनी बोलियां बोली जाती, इतनी भाषाएं बोली जाती, इतने कल्चर, इतनी व्यवस्थाएं, इतने अलग खाना पीना, सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं अलग अलग, और ऐसे भारत को अखंड भारत रखना और देश को इस स्थिति में, औद्योगिक स्थिति में ला करके खड़ा करना, शैक्षणिक स्तर पे लाके ऊपर खड़ा करना, स्वास्थ्य के स्तर पे लाके ऊपर खड़ा करना, IIT IIM बनाना, ये सब काम किसने किए? ये सब नेहरू जी ने किए। इतने अच्छे कामों के संदर्भ में कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कुछ इसमें कुछ गलतियां भी हो गई? अकबर को पढ़ो, गलतियां किससे नहीं होती? गलतियां नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि देखिए, मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन मैं समझता हूं कि गलतियां किससे नहीं होती, मुझसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं, ठीक है। लेकिन जो देश निर्माण के लिए काम मुझे लगता है जो कांग्रेस ने किया, वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। ठीक है, कोइंसिडेंट हो सकता है, लेकिन अगर क्या कल को अगर नरेंद्र सोनी जी को प्रवक्ता के अलावा कोई और पोस्ट मिल जाता है भारतीय जनता पार्टी को, तो क्या नरेंद्र सोनी जी जाना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कोई, मैं राजनीति में कोई पोस्ट लेने के लिए नहीं आया हूँ, है ना। राजनीति में आने का मेरा फैसला सिर्फ इतना सा है कि यदि मेरे राजनीति में आने से कोई सामाजिक सुधार होता है तो मेरा राजनीति में आना जो है ठीक साबित हुआ, वरना अगर मेरे आने से राजनीति में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, वही ढर्रे चलते आ रहे हैं, वही लूट, वही सारी चीज़ें नेताओं के थ्रू चल रही हैं, तो फिर हमारे आने का पॉलिटिक्स में कोई फायदा नहीं। पहले वाले भी लूट रहे थे, तुम भी लूट रहे हो, क्या फर्क क्या हुआ, है ना। आप उसको बदलना चाहते हैं? बिल्कुल बदलना चाहिए। आप कहीं ना कहीं, मेरी कोशिश तो यही है, जब भी जितने अवसर मुझे मिले कामों से, जो देश का सबसे गरीब आदमी है, पिछड़ा हुआ आदमी है, जो शोषित वंचित समाज का व्यक्ति है, उसको न्याय मिले, उसकी स्थिति में सुधार हो, तब हमारा राजनीति में आना ठीक साबित होगा। नहीं तो राजनीति में लुटेरे तो पहले से हैं, तुम भी एक हो जाओगे तो क्या कुछ होने वाला है नहीं। भाई 70 साल से एक ही कब्जा है, एक ही घाट है, एक ही पानी है, एक ही भैंस है, एक ही लाठी। नहीं, ऐसा नहीं। तो क्या गांधी परिवार से किसी ने बदल दिया उसको? नहीं। क्या नरेंद्र सोनी को कभी भविष्य में कुछ ऐसा लगता है कि गांधी के अलावा कोई और गांधी आ जाए? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जो देश की बात करता है, चाहे वो गांधी परिवार से हो, चाहे इस देश का किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, जो नहीं, कोई मलाल नहीं है। बड़ी पार्टी दिग्विजय सिंह कई बार आके जो है स्टेटमेंट देते हैं, कई बार मलाल तो रहता है। वो और बात है, मनमोहन सिंह को आपने खड़ा कर दिया था पुतले के तौर पे, बट वो और बात है, बट कहीं ना कहीं ये तो रहता है। मनमोहन सिंह आज भी दुनिया के बेस्ट प्रधानमंत्री माने जाते हैं, नंबर 1 के अर्थशास्त्री, और उनके समय में कभी भी मंदी के दौर में भारत नहीं गया, उनके समय में कभी भी इतनी महंगाई नहीं थी जितनी आज हो गई। हाँ, ठीक है, महंगाई का दौर था लेकिन इसके साथ देखिए कुछ अच्छी चीज, इसके साथ एक और एलिगेशन है आपके ऊपर कि भाई कांग्रेस पार्टी जब भी आती है, गरीब तो नहाते हैं गंगा, लेकिन साथ में एक टैगलाइन आ जाती है, खूब खाओ खूब खिलाओ।
ये क्या है? ये नहीं, कांग्रेस देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस जब भी आई है तो हालांकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि एक वो इमोशन था कि हम भी लोग झांसे में आ गए और हमने भी उनके खिलाफ काम किया जाके, लेकिन मुझे जो लगता है कि जो काम आज पूरी दिल्ली के हर कॉलोनी में जब हम जाते हैं लोगों से बात करने के लिए, तो लोग आज भी इस बात को मानते हैं कि जो सुशासन और जो अच्छी व्यवस्था कांग्रेस के समय पे मिली थी वो अब किसी पार्टी के समय में नहीं मिलती। यहाँ तक कि जो लोकल RWA प्रधान होते हैं उनको भी सरकार में भागीदारी कांग्रेस की सरकार ने दी थी और उनको बहुत सारी चीज़ों में डायरेक्ट फंड RWA को देके कॉलोनियों में काम हो जाते थे, लेकिन अब नहीं होता। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी 2022 में जो नगर निगम का चुनाव हुआ दिल्ली का, उसमें कहा था कि RWA को नगर मिनी निगम पार्षद का दर्जा देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? छोटा निगम पार्षद बनाएंगे RWA प्रधान को। कहाँ गया? 3 साल सरकार चला ली, कुछ भी नहीं हुआ। तो वही गुमान लेके नरेंद्र सोनी जी आज तक जो है डर लहरा रहे हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो केवल झूठ बोलते हैं। तो ऐसे झूठे लोगों के साथ आप दुनिया के देश के किसी भी बड़े बुद्धिजीवी से बात कर लीजिए। आज अगर देश के अंदर कोई ईमानदारी से और साफ दिल से बात करने वाला नेता और दो टूक बात करने वाला नेता है और संवैधानिक तौर पे बात करने वाला नेता है तो वो राहुल गांधी है। प्रदेश प्रवक्ता बनने के बाद आपने बुराड़ी के लिए क्या कुछ प्लान किया है, अगर खास बुराड़ी की बात है? देखिए चौहान साहब, बुराड़ी के अंदर हम लोग जीते संजीव झा, हारे शैलेंद्र कुमार, हमारी पार्टी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पे रहे, है ना। तो हम तो ना जीते ना हारे, हम किसी भी स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ये अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है कि हम लोग मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि जो हारे वो तो चले गए, वो तो अपना तीर पे बैठ के उड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, है ना। लेकिन अब हमें ये पता था कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो मुख्य विपक्ष की भूमिका हम ही लोगों को निभानी है और वो हम अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। आज लोग हमें बुलाते हैं, कॉलोनियों में समस्याएं बताते हैं, हम उनकी समस्या उठाते हैं, सत्ता से सवाल करते हैं और हम हर जगह पहुंच रहे हैं। हमारे पूर्व प्रत्याशी मंगेश भाई हैं, वो भी पहुंचते हैं, हम भी पहुंचते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जनता की समस्या को हम सत्ता तक पहुंचाएं, हम खड़े करें सवाल। अगर हम मुख्य विपक्ष के तौर पे हम बुराड़ी के अंदर सवाल खड़े नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना। जनता में भरोसा नेताओं के प्रति, लोकतंत्र के प्रति कैसे होगा जब कम से कम कोई एक ऐसी पार्टी हो जो आपकी आवाज़ उठाए। तो हम उठा रहे हैं। हम बुराड़ी को इसी प्रकार से देख रहे हैं कि अगले 5 साल भर, अभी ये पहला साल है विधानसभा के कार्यकाल का, अगले 5 साल भर हम आवाज़ उठाते रहेंगे मुख्य विपक्ष के तौर पे। जनता की लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे, जनता की शिकायतों को लेके, समस्याओं को लेके जिसको भी घेरने की आवश्यकता पड़ेगी हम घेरेंगे, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, जहाँ जाना पड़ेगा। और मैं तो आपके माध्यम से बुराड़ी विधानसभा की जनता से कहना भी चाहता हूँ कि यदि आपको कहीं भी, क्योंकि सत्ता आम लोगों को डराने का प्रयास करती है, तो मैं कहता हूं कि भाई डरो मत। जो हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं कि डरो मत, अपनी समस्या उठाओ, आवाज उठाओ। और आपको यदि थोड़ा सा भी भय लगता है, हमें बुलाओ। नरेंद्र सोनी, हमारी टीम, पूरी कांग्रेस पार्टी के नेता, हम आपके साथ मिलकर आपकी समस्या को उठाएंगे और आपकी समस्या को शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे और प्रयास करेंगे कि आपका काम जल्द से जल्द हो जाए। आप हमें बुलाइए, हम आपके साथ। कांग्रेस कहीं ना कहीं अडिग रहेगा और अपने वचन पे रहेगा और वो लोगों का सहायता जरूर करेगा। बिल्कुल। नरेंद्र सोनी की तरफ अगर देखते हैं, चेहरे की तरफ देखते हैं, तो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, बहुत ईमानदार व्यक्ति थे और जो है इनको, वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ देखते हैं। मुझे बताइए, चलते चलते हम एक आखिरी सवाल आपसे देंगे। इस टर्म में एडवोकेट से और नेता के टर्म में क्या कभी कोई ऐसा घटना हुआ जो करना तो चाहते थे कुछ और, हो कुछ और के? नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। ऐसा तो नहीं, ऐसा अभी हमें, मेरी लाइफ में जो करना चाहते हैं वही हो रहा है। और इसमें मैं समझता हूँ कि परमात्मा भी साथ दे रहा है, क्योंकि बिना
भगवान के आशीर्वाद के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हमारा पैर भी ना हिले, एक उंगली ना हिले, आँख की पुतली नहीं हिलेगी। कई बार लगता तो परमात्मा हमें जिस तरफ इशारे करके ले जाता है हम उस तरफ चले जाते हैं। कई बार लगता है हम पाकिस्तान को खुल के गाली नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? पाकिस्तान आतंकवादी देश है, अभी हमने कहा आपके शो पे। नहीं, पाकिस्तान आतंकवादी देश है, ये हमने आपके शो पे कहा, पूरी दुनिया में कह रहे हैं। मेरा सोशल मीडिया अकाउंट उठा के देखिए कि भाई आने वाले टाइम में अगर कांग्रेस अगर क्या कभी हिंदुस्तान में विलय करना चाहे कांग्रेस को, पाकिस्तान को, तो क्या कांग्रेस पार्टी आगे आएगी? भाई ये तो कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात करिए आप। ये सवाल के लिए मेरा कोई हक बनता नहीं है। आतंकवादी का दर्जा देते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर हम गले लगाते हैं तो हाँ, कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठता है। नहीं, गले लगाने का तो मतलब ही नहीं बनता है। जो टेररिज्म को क्रिएट करता है जो देश, सारी दुनिया जानती है कि वहीं से टेररिज्म शुरू होता है, वहीं ट्रेनिंग होती है, सारी चीजें होती हैं, तो उसको कोई कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? मैं समझता हूँ ऐसे देश को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए। कहीं न कहीं लगता है नरेंद्र सोनी जी को शायद जो है कहीं और किसी और पार्टी में होना चाहिए जहाँ पे राष्ट्र धर्म और राष्ट्र सर्वोपरि का नारा लगाया जाता है। वो झूठा है ना, वो झूठा नारा है, वो फर्जी है, वो फर्जी राष्ट्रवादी लोग हैं। अभी मैंने बताया ना भाजपा के ही नेता क्या बोलते हैं, आप बताइए ना, भाजपा के नेता ही क्या बोलते हैं। ये वही भाजपा की सरकार है जिन्होंने जब पठानकोट पे हमला हुआ तो पाकिस्तान की ISI को भारत की धरती पे जांच करने के लिए बुला लिया। कांग्रेस ने कभी नहीं बुलाया, भाजपा ने बुलाया। तो भाजपा को क्यों प्रेम है भाई पाकिस्तान से? यही प्रधानमंत्री हैं जो बिना बुलाए, जो उस समय के तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का जन्मदिन मनाने, केक काटने वहां लाहौर में उतर जाते हैं। उतरे थे कि नहीं उतरे थे मोदी जी? कौन सी प्लानिंग थी भाई, किस लिए गए थे? और उसके बाद भी वो आतंकवादी भेज के हमारे लोगों को निर्मम हत्या कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का केक काटने के लिए लाहौर में उतर गया हो, शायद पहले कभी नहीं हुआ। क्या पता, वो शायद दोस्ताना केवल मोदी जी ने किया ये कारनामा। हाँ, वो ये तो ये मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये जो है ना, ये अभी देश के अंदर फर्जी लोगों की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी फर्जी राष्ट्रवादी पार्टी है, और पार्टी नहीं, ये एक जो है कंपनी चल रही है, और ऐसी कंपनी को बंद कर देना चाहिए। ये देश का काम करने वाले लोग नहीं हैं, ये हाथी हैं, इनके खाने के दांत कुछ और है, दिखाने के कुछ और है ना। ये सामने से जो है हिंदू हिंदू हिंदू, और पीछे से हिंदुओं के रोजगारों पे तलवार चलाई जा रही है, हिंदुओं के मंदिरों को उड़ाया जा रहा है ना, हिंदुओं की भावनाओं को रोंदा जा रहा है। और जब आपको मौका मिलता है कि आप एक सच्चे सनातनी होने का फर्ज अदा करते पाकिस्तान से आप POK को लेकर के, वो आप गवा देते, वो भी गवा दिया। तो ना तो आप किसी प्रकार के, ना तो आप हिंदू बचे, ना मुसलमान बचे, ना पॉलिटिशियन बचे, आप रह क्या गए? तो ना तो आप किसी प्रकार, जनता समझ रही है, जनता ने पूरे तब से लेके आज तक इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी बहुत अच्छी थी, आज होती तो देश की तस्वीर कुछ और होती। बहुत अच्छा लगा सोनी जी, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा, और सारे सवालों के जवाब मिले, बहुत अच्छा लगा। हम कामना करेंगे कि आप इसी तरह से बढ़ते रहें और कांग्रेस में एक जगह बने, ताकि लोगों का जो रहता है अंदर से भावना रहता है कि वे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला करें। क्योंकि मैंने यही देखा है अक्सर कि आपको कोई भी अगर राहगीर मिल जाए या कहीं कॉलोनी टूट जाए, कुछ हो जाए, तो सबसे आगे बढ़ चुके रहते हैं। नरेंद्र सोनी भी रहते हैं, आप भी हर जगह पहुंचते हैं, और आपका सहयोग समाज के लिए, हम जैसे जो है छोटे लोगों के लिए भी आपका सहयोग रहता है। मैं समझता हूँ, मैं आपका हृदय से हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम।